नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है माता पिता को यह सोचकर अलग कर दिया कि हमारा पैसा बचेगा। पर 6 महीने में ही हुआ कुछ ऐसा कि बेटों ने जब पिता को नोटों की गड्डियाँ ले जाते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उन बेटों ने वो किया जो माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने, आइए जानते हैं। जब बहुओं ने सास को कदमों तले रौंदना चाहा तो सास ने बुढ़ापे में ऐसी चालाकी दिखाई कि लोमड़ी भी दंग रह जाए और अपनी चतुराई से अपनी ही बहुओं के होश उड़ा दिए। कांताबेन, एक छोटे से गांव में उनका एक घर था जहां उनका पूरा परिवार एक साथ रहा करता था। परिवार में कुल मिलाकर लगभग 10 लोग रहे होंगे। कांता जी, उनके पति, उनके 4 बच्चे, सास ससुर और 2 देवर, क्योंकि अभी तक कांता जी के देवरों की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए पूरा परिवार एक साथ ही रहता था। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सबकी शादी हो गई और परिवार बड़ा होता गया, वैसे वैसे सास ससुर ने मरने से पहले ही अपने बच्चों को राज़ी खुशी उनकी रजामंदी से ही अलग अलग कर दिया। हालांकि कांता जी ने कहा भी कि अभी उन्हें अलग नहीं होना, सब लोग एक साथ ही रह लेंगे। लेकिन उनके सास ससुर ने उनसे कहा कि अभी सब कुछ तुम्हारे बीच बहुत अच्छा है और हम दोनों का कोई भरोसा नहीं है। हमारी तबीयत अक्सर ही खराब रहती है। भगवान ना करे अगर कल को हमारी आंखें बंद हो गईं तब पता चले कि तुम लोग आपस में लड़ लड़कर ही मर जाओ। इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्त रहते ही समय से हम सही फैसला लें, और बस इसीलिए उन लोगों ने अपने बच्चों का बंटवारा समय से ही कर दिया। और कुछ ही समय बाद बीमारियों के चलते उनके सास ससुर की मृत्यु हो गई। क्योंकि सुजान जी परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, इसीलिए कांता जी के ऊपर जिम्मेदारियां भी थोड़ी ज़्यादा थीं। और सबसे बड़े बेटे बहू होने के नाते जब तक उनके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उनके बच्चे भी समझदार होने लगे थे। सुजान जी के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं और चारों बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान भी देते थे। और सुजान जी का सबसे बड़ा बेटा अब 12वीं कक्षा में था जब उनके दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। और अब परिवार में सबसे बड़े सुजान जी और कांता जी ही थे। और बेशक उनके भाइयों के चूल्हा चौका अलग अलग हो गए थे, लेकिन सब में प्यार अभी भी ऐसे ही बरकरार था। और परिवार के सबसे बड़े सुजान जी और कांता जी ही थे, और उनके छोटे भाई और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी उन्हें ऐसे ही सम्मान दिया करते थे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते शुरू से ही कांता जी और सुजान जी ने अपने गांव में केवल सम्मान ही कमाया, न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि गांव बस्ती में, अपनी जानकारी, अपनी रिश्तेदारी में उन्होंने अपनी एक अलग ही छवि बनाई हुई थी। सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि सुजान जी एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के, समझदार और गंभीर व्यक्ति हैं। बिना बात ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते और अपनी इज्जत करवाना और दूसरों की इज्जत करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। सभी लोगों के मन में उनके लिए प्यार और इज्जत भरपूर था। और क्योंकि जितने सुजान जी ऊपर से दिखने में कठोर थे, अंदर से उतने ही कोमल भी थे। जब भी किसी को दर्द या परेशानी में देखते तो तुरंत ही उसकी मदद करने को सबसे आगे हाथ बढ़ाते थे। और उनकी इसी खूबी के कारण लोग उनसे इतना प्यार करते थे। समय ऐसे ही अपनी गति से चल रहा था और अब तक सुजान जी के बच्चे, जो कि अपना स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज में आ चुके थे। बड़ा बेटा अब तो कॉलेज के फाइनल ईयर में, और उसके बाद उनके छोटे बेटे का दाखिला भी उसी कॉलेज में था। दरअसल सुजान जी का सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन उसका छोटा भाई पढ़ाई में उससे आगे था। इसीलिए सुजान जी के बड़े दोनों बच्चे, बड़ा बेटा और उससे छोटा बेटा, दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में
और एक ही कक्षा में थे, जिससे कि सुजान जी को अपने बड़े बेटे की थोड़ी ज़्यादा चिंता रहा करती थी, क्योंकि उनका छोटा बेटा वैसे भी बड़े के मुकाबले ज़्यादा तेज़ तर्रार लगता था। और इसीलिए वे कई बार अपने बड़े बेटे को कहते भी थे कि इस छोटे से कुछ सीख ले, वरना आने वाली दुनिया में इतने सीधे बच्चों का कोई काम नहीं है। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि आने वाली दुनिया के हिसाब से उनके बच्चे सीधे नहीं हैं, बल्कि वे बहुत भोले हैं, जो समय से खुद को बदलना नहीं सीख पाए। सुजान जी सचमुच बहुत ही साधारण थे और कांता जी साधारण सभ्य होने के साथ साथ एक बहुत ही तेज़ बुद्धि की महिला थीं। पहले के ज़माने में औरतों की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, इसी कारण कांता जी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं, वरना वह अपने जीवन में कुछ तो कर ही जाती। उनकी चतुराई की, उनकी सूझबूझ की केवल सुजान जी के परिवार में ही नहीं, उनके आसपास के, उनके जानकार, उनके घर कुनबा के सभी लोग कांता जी की सूझबूझ की दाद दिया करते थे, जिससे कई बार सुजान जी अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस करते थे। समय के साथ बेटों की पढ़ाई पूरी हुई और दोनों बेटियां भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिल हो चुकी थीं। जैसे ही दोनों बेटों का कॉलेज पूरा हुआ तो वे दोनों शहर में ही एक कंपनी में नौकरी ढूंढकर वहीं पर काम करने लगे। लेकिन उनके घर से उनकी कंपनी की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वह डेली अप डाउन किया करते थे। और जब सुजान जी की बेटियां फाइनल ईयर तक पहुंचीं तो उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर पहले अपनी बेटियों की शादी कर दी, जबकि अभी उनकी बेटियां भी शादी करना नहीं चाहती थीं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बेटों की शादी यदि वे पहले ही कर दें तो शादी के बाद जाने बहुएं कैसी आएं, उनका व्यवहार कैसा हो। शादी के बाद परिवार में परिवर्तन तो आते ही हैं। ऐसे में उन्हें सबसे अच्छा उपाय यही लगा कि वह समय से अपनी बेटियों को विदा कर दें। और फिर उनकी बेटियां केवल पढ़ाई करना चाहती थीं और उनके ससुराल वाले, उन्हें भी उनकी बेटियों की पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए परिवार वालों की रजामंदी से जल्दी ही उन्होंने दोनों बेटियों का रिश्ता पक्का कर दिया और देखते ही देखते 2 साल के भीतर ही उन्होंने अपने दोनों बेटियों को विदा कर दिया। अब जब उनकी बेटियां उनके घर से चली गईं तो उनका घर बिल्कुल सूना हो गया था। कहने को उनके परिवार के और भी बच्चे थे, लेकिन उनके घर का आंगन तो बिल्कुल सूना था। अब इसका उपाय केवल यही था कि वह जल्द से जल्द अपने दोनों बेटों की भी शादी कर दें, ताकि शादी करने के बाद दो दो बहुएं जब घर में आएंगी तो इस घर का सूनापन अपने आप दूर हो जाएगा। यही सोचकर सुजान जी और कांता जी ने अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा रही कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी। सुजान जी के किसी रिश्तेदार ने उनके बेटों के लिए एक रिश्ता बताया और कहा कि 2 लड़कियां एक ही घर की हैं, मतलब बहनें हैं, तो इस वजह से आपके लिए हर चीज़ में सहूलियत हो जाएगी। ना ही तो आपको 2 बार शादी की भाग दौड़ करनी पड़ेगी और ना ही 2 गुना खर्चा होगा। और फिर सगी बहनें हैं तो कम से कम आपके घर में आपके इस आंगन को बंटने नहीं देंगी। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह आपस में झगड़ा करके घर में कलेश भरा वातावरण नहीं बनाएंगी। अब इस बात को सोचकर सुजान जी और कांता जी दोनों ही आपस में रात को सोते समय बातें करने लगे कि अभी तक हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। जब दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी तो उसके बाद दोनों बहुएं आने के बाद हमारा परिवार भी बढ़ सकता है। तब कांता जी ने कहा, क्या आप भी अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखिए, यह तो जीवन की सच्चाई है और एक न एक दिन तो ऐसा होता ही है। अम्मा और बाबूजी ने भी तो अपने अंत समय में आप सभी भाइयों को आपकी खुशी से आपका हिस्सा दिया था ना। तो बस हम भी अपने अंत समय पर अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही हंसी खुशी उनकी इच्छा से अलग कर देंगे, ताकि उनके बीच भी प्यार ऐसे ही बना रहे।
जैसे अब तक मेरे और मेरी देवरानियों के बीच बना हुआ है, जैसे आपके और आपके भाइयों के बीच बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही रहे। इस बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे। यह इतनी बड़ी बात नहीं है। आप आराम से सो जाइए। और फिर अभी तो लड़कियों को देखने की बात है। कौन सा इतनी जल्दी सब कुछ तय हो रहा है? अभी लड़की देखेंगे और अगर ठीक लगेंगी तो फिर आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए और आराम से सो जाइए। कल उठ के इस बारे में दोनों लड़कों से बात कर लीजिएगा। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे से उनकी शादी के बारे में बात की और जब उनके बेटों को भी शादी से कोई आपत्ति नहीं थी और रिश्ते के लिए उन्होंने रजामंदी दे दी और वे लोग लड़कियों को देखने के लिए चल दिए। लड़कियों को देखकर आने के बाद घर में सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय कांता जी के। दोनों बेटे भी खुश थे क्योंकि उन दोनों को भी लड़कियां पसंद थीं। और फिर परिवार के बाकी लोगों को, यहाँ तक कि सुजान जी को भी लड़कियां ठीक ही लगी थीं। लेकिन कांता जी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उन्हें लड़कियों से कोई परेशानी नहीं थी, ना ही उन्हें रिश्ते में कोई कमी लगी। इसीलिए वे कुछ कह भी नहीं सकती थीं। इस बारे में उन्होंने बात की भी तो वे पूछने लगे कि क्या परेशानी है, तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा, कोई कारण भी तो होगा। लेकिन वे कुछ बताती तो तब जब कोई बात होती। वह तो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उनका मन इस रिश्ते के लिए रजामंदी देने को तैयार क्यों नहीं है। फिर जब सुजान जी को कोई जवाब नहीं दिया तो सुजान जी बोले कि शायद तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। इतना मत सोचो, कल तक तो मुझे समझा रही थी और अब खुद ही इतना सोच रही हो। अगर कोई परेशानी लगे तो मुझे बताना, अगर नहीं है तो बिना किसी कारण के ऐसे रिश्ते को मना भी तो नहीं कर सकते। और फिर मेरे हिसाब से हमारे दोनों बेटा तरुण और अनुज को भी लड़कियां पसंद हैं। बाकी तुम एक बार कल दिन में बच्चों से बात कर लेना। फिर जब बाद में कांता जी ने अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे दोनों शादी के लिए तैयार हैं और बहुत खुश भी हैं क्योंकि वे दोनों इन लड़कियों को, रजनी और प्रिया को पहले से जानते हैं, क्योंकि यह लड़कियां इनके साथ कॉलेज में भी पढ़ी थीं। और कांता जी रिश्ते के लिए अब पीछे नहीं हट सकती थीं क्योंकि कहीं न कहीं इस रिश्ते में उनके बेटों की खुशी छिपी थी। बिना कारण अपने बच्चों के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थीं। इसीलिए खुद को समझाते हुए उन्होंने अपने बेटों की खुशी के लिए इस रिश्ते की रजामंदी दे दी और उन्होंने खुद को भी समझाया कि ज़्यादा सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और खुशी खुशी सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए और जल्दी ही आगे की रस्में भी शुरू कर दी गईं। और एक ही साल के अंदर उन्होंने अपने बच्चों की शादी करने का निश्चय कर लिया और इसी साल के अंत तक उन्होंने अपने बेटे तरुण और अनुज की शादी कर दी। बेटों की शादी के बाद ब्याह करके दोनों नई बहुएं जब उनके घर में आईं तो घर में रौनक ही रौनक थी। घर का सूनापन जैसे कहीं दूर चला गया था। कांता जी और सुजान जी दोनों ही बहुत खुश थे। रजनी और प्रिया के आने के कुछ महीनों तक तो घर में रौनक लगी ही रही। पहले तो रिश्तेदारों का आना जाना और फिर लगभग 15 दिन के आसपास उनकी बेटियां रहकर गईं। बड़ा ही अच्छा लग रहा था उन दोनों को। बेटियों के जाने के बाद भी बहुएं जब से घर में आईं तब से कोई ना कोई आता जाता रहता और घर में रौनक लगी रहती थी। शुरू शुरू में दोनों बहुएं भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थीं और प्यार से रहीं क्योंकि दोनों बहनें थीं। तो शुरू शुरू में वह दोनों इतने प्यार से रहतीं कि बस देखने वाले भी देखते के देखते रह जाते कि कितनी अच्छी बहू हैं। ना किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करती हैं और ना कलेश करती हैं। उनके घर में तो सुख शांति और खुशियों की बौछार हो गई है जब से उनकी नई बहुएं आई हैं। पर शायद वह गलत सोच रही थीं। वह दोनों घर में आने के बाद शुरू शुरू में जितनी सीधी लग रही थीं, असल में इतनी सीधी नहीं थीं वे। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें आपस में बात बात पर झगड़ा करने लगीं और ऐसे ही
छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के चलते ही समय बीतता रहा और 2 साल बीत गए और अब तक उनका एक एक बच्चा था। और ऐसे ही वे दोनों झगड़ा करती रहती। कभी कोई एक काम कर देती तो दूसरे काम के लिए झगड़ने लगती। कई बार कांता जी ने दोनों को ही समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस तरह से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। यह सही बात नहीं है। तुम दोनों सगी बहनें हो, आपस में क्यों बहस करती हो? जहाँ तक बात रही किसी काम की, तो अगर तुम्हारा मन नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है तो मैं देख लूँगी, लेकिन लड़ाई मत किया करो। तो दोनों बहुएं अब ढील छोड़ने लगी थीं। लेकिन फिर भी कांता जी का शरीर चाहे जैसा भी हो, उनकी मनोस्थिति बिल्कुल भी कम नहीं थी। वह अपने आप को कभी भी लाचार और बेचारा महसूस नहीं होने देती थीं और उनकी बहुएं उनकी इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थीं। जब भी दोनों में से किसी का काम करने का मन ना होता तो बस आपस में झगड़ा करके बैठ जाती और काम छोड़कर आसन पार्टी लेकर पड़ जाती थीं। और जब कांता जी यह सब देखती तो वे बेचारी अपनी बहुओं को तो कुछ न कहती, खुद ही काम करने लग जाया करती थीं। और अब तो यह कोई नई बात नहीं थी, हर दूसरे दिन का यही काम था। कभी झाड़ू बर्तन को लेकर, तो कभी खाने पीने को लेकर, कभी बच्चों के कपड़ों को लेकर, तो कभी बच्चों की लड़ाई हो जाती तो उसकी वजह से दोनों लड़ने लग जाते। घर में जब लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा तो कांता जी को यही सही लगा कि अब दोनों बहुओं की बात मान लेने में ही भलाई है। यह दोनों जो कुछ चाहती हैं हमें वह कर देना चाहिए। हमारी वजह से यह लोग एक दूसरे को झेल रहे हैं और घर में आए दिन तमाशा करते रहते हैं। गांव पड़ोस के लोग हर झगड़े पर घर पर आकर खड़े हो जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुजान जी से कहा तो सुजान जी बोले कि बात तो सही है, लेकिन तुम ही तो कहती थी कि जैसे भी होगा काट लेंगे और फिर हम अपने अंत समय पर अपने बच्चों को अलग अलग कर देंगे। तो कांता जी ने कहा कि अगर मैं ऐसे ही कसम खाकर बैठी रही तो पूरे गांव में हमारे परिवार का मजाक बनने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वैसे भी जिस परिवार की एकता की और प्यार की पहले कभी लोग दाद देते थे, आज इस परिवार के लड़ाई झगड़े और आए दिन कलह कलेश की चर्चा चलती रहती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुएं जो कह रही हैं वह मान लेने में ही भलाई है। ज़बरदस्ती मैं उन्हें साथ भी तो नहीं रख सकती। और फिर आप तो जानते ही हैं, यह तो शादी के 2 साल बाद से ही कह रहे हैं। वह तो मैं ही ज़बरदस्ती इतने समय से करते करते 5 साल तक खींच लाई। पर अब मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर में इतनी ताकत बची है कि मैं पूरे घर का, पूरे परिवार का काम कर सकूं। आप खुद ही बताइए ना। अब तो इन दोनों बेटों के 3-3 4 बच्चे भी हैं। दोनों बेटे खुद हैं, उनकी पत्नियां हैं, हम दोनों हैं। अगर खाना बनाने लग जाऊं तो 4 घंटे से पहले नहीं उठती, कमर भी अकड़ जाती है। ऐसे में अगर एक बार काम करने में लग गई तो दोबारा मजाल है जो कोई सी बहू आकर देख ले कि हमारी सास क्या कर रही है या क्या नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी इन्हें अलग करना ही सही रहेगा। जब सुजान जी को इतनी सारी बातें बताईं तो सुजान जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम इतना सब करती ही क्यों हो? तुम्हें अपने ऊपर दया नहीं आती क्या? मेरी पत्नी इतनी समझदार होते हुए इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती है? अब यह दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं ना, तो तुम एक काम करो कि अलग अलग रहने दो और इन्हें समझाओ कि पास रहने के और साथ रहने के क्या फ़ायदे हैं और दूर रहने के या अलग रहने के क्या नुकसान हैं। और अगर यह समझ जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझते हैं तो भी ठीक है। हम दोनों का क्या है, हम तो अपना बुढ़ापा गुजार ही लेंगे। और फिर जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हमें किसी की क्या ज़रूरत? क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हंसते हुए सुजान जी ने कहा तो कांता जी भी मुस्कुराती हुई बोली, आप कभी गलत कहते ही कहाँ हैं, आप तो हमेशा सही कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आज भी आपने। एक आखिरी बार कोशिश करके देखूंगी, अगर यह दोनों समझती हैं तो ठीक है,
वरना तो यह भी अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। जिसे जैसे ठीक लगे वह वैसे करे। अब अगले ही दिन दोनों बहुएं सुबह को उठी नहीं। कांता जी ने कड़क आवाज में अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों आज के बाद अपना जागने और सोने का समय निश्चित कर लो। यह नहीं कि जब मन किया मुंह उठाकर कहीं भी चल दी, जब मन किया तब सो गईं, जब मन किया तब जाग गईं। क्योंकि ना ही तो तुम दोनों के पिता और ना ही तुम दोनों के पति ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जिससे कि तुम्हारे सब काम खुद ब खुद हो जाएं। हम बिल्कुल साधारण आदमी हैं और तुम्हारे पति भी। इसीलिए अब यह तुम लोग देख लो कि तुम्हें अपने काम कैसे करने हैं कैसे नहीं। या तो दोनों आपस में मिलकर यह खुद डिसाइड कर लो कि तुम लोग खुद काम करना चाहती हो या फिर नौकरों से करवाना चाहती हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें घर में नौकर रख लेने चाहिए तो तुम अपने पतियों से जाकर इस बारे में बात करो और उनसे कहो कि वह तुम्हारी इस समस्या का समाधान करें, वरना फिर तुम देख लो। इस पर उनकी बड़ी बहू बोली कि माँ जी, हम तो देख ही लेंगे। हम तो आपसे कितने सालों से कह रहे हैं। आप ही बीच में टांग अड़ा रही थीं कि नहीं नहीं, अलग होने में कोई फ़ायदा नहीं है, यह है वह है। अब जब परिवार एक जगह रहेगा तो एक जगह ही खर्च होगा ना। किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी का खर्चा ज़्यादा है, किसी का कम है। इसीलिए अब आप रहने दीजिएगा, हमें जैसे ठीक लगेगा हम कर लेंगे। कांता जी ने अपनी बहू से कहा कि पहले पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद में अपनी ज़ुबान खोलना। और तुम्हारी माँ ने इतनी तमीज़ नहीं सिखाई कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो बीच में उसकी बात नहीं काटते। आज कांता जी का ऐसा जवाब सुनकर उनकी बहू की बोलती बंद हो गई, क्योंकि अब तक तो वह बेटा बेटा करके उनकी हर बात में हाँ मिला रही थी। तो उन दोनों को यही लग रहा था कि यह बिल्कुल बेवकूफ़ है और इसे उल्टा जवाब देना तक नहीं आता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी सास इसीलिए चुप थी कि घर में कोई कलेश ना हो, सब लोग आपस में हंसी खुशी रहें। जैसा उनके और उनके देवरानियों के बीच रिश्ता है, सब कुछ वैसा ही बना रहे। जबकि वे तीनों चारों तो आपस में बहनें भी नहीं थीं, फिर भी अभी तक उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं। और देखो, इन्हें 5 सालों में ही अपने मन में ऐसी खटास पैदा कर ली है जैसे कि दोनों पिछले जन्म की दुश्मन हों। अब कांता जी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा कि रात को जैसे ही तुम्हारे पति काम से आ जाएंगे तो तुम दोनों को हमारे कमरे में भेज देना। और हाँ, शाम को भी दोनों में से कोई भी ड्रामा करके मुंह फुला के बिस्तर में पड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ कोई नौकर नहीं लगा है जो सब काम करके दे दे। अब तक जैसे चल गया वैसे चल गया। आज दोनों आपस में देख लो कि कौन सुबह का खाना बनाएगी और कौन शाम का। फिर कल से सब अपना अपना देख लेना। आज कांता जी दोनों बहुओं से कुछ पूछने की बजाय उन्हें अपना फैसला सुनाकर चली गईं और बहुएं मुंह फाड़े उनकी ओर देखती की देखती रह गईं। शाम हुई और शाम को जैसे ही दोनों बेटे घर आए तो दोनों बहुओं ने उनके कान भर के उन्हें उनकी माँ के पास भेज दिया। आज बेटों के तेवर भी कुछ और ही थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज उनकी माँ भी उन्हें वैसी नहीं मिलेंगी जैसी रोज़ मिलती हैं। आज तो उनकी माँ भी कुछ और ही सोचे बैठी थीं, या शायद कहूँ कि उन्हें अंदाज़ा था कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। हर माँ बाप की तरह उनकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार बैठी थीं। जैसे ही दोनों बेटे कमरे के अंदर पहुँचे और उनसे पूछा कि माँ क्या काम है, आपने हम दोनों को बुलाया था, तो छोटा बेटा अनुज बोला कि हाँ माँ, वैसे भी आज कल में हम खुद ही आपके पास आने वाले थे। यह तो अच्छा हुआ कि आपने ही हमें बुला लिया। हम तो खुद सोच रहे थे कि कैसे आपसे बात करें, पर आप बताइए पहले कि आपको क्या बात करनी थी। तब कांता जी अपने बच्चों से बोली कि मेरा छोड़ो, पहले तुम दोनों ही बता दो कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। आखिर ऐसी कौन सी बात थी तुम्हारे मन में जिसके लिए तुम इतना बेचैन हो रहे थे, बताओ। तभी बड़ा बेटा तरुण बोला कि माँ, बहुत दिनों से मेरी पत्नी कह रही है कि वही घर का सारा काम करती है
और छोटी वाली बहन यानी कि प्रिया तो कुछ करती ही नहीं है, सब कुछ मेरी पत्नी रजनी ही करती है। कितना काम करेगी वो। इतनी ही देर में अनुज भी बोला, वाह भैया, आने की देर नहीं हुई कि पत्नी के गुणगान शुरू कर दिए। बताया तो मुझे प्रिया ने भी है कि रजनी भाभी कुछ नहीं करती, पूरे दिन प्रिया ही लगी रहती है। इसी बात पर दोनों आपस में बहस करने लगे। एक कहता है कि क्या मेरी बीवी पूरे दिन बैठी रहती है, तो दूसरा कहता कि नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी तो बहुत कमीरी है, पूरे दिन आराम तो मेरी बीवी करती रहती है, जो बेचारी के हाथ पैरों में इतना दर्द होता रहता है। अपने बेटों की बहस को सुनकर कांता जी जोर जोर से हंसने लगीं। अपनी माँ को अचानक यूं हंसता हुआ देखकर उनके दोनों बेटे शांत हो गए और अपनी माँ की ओर देखने लगे। कुछ देर तक वे ऐसे ही देखते रहे, लेकिन जब कांता जी लगातार हंसती रहीं तो वह बोली कि माँ बताइए, अचानक आपको क्या हो गया और इतना जोर जोर से हंसे क्यों जा रही हो। तब वह बोली कि पूरे दिन तुम दोनों की बीवियां काम में लगी रहती हैं, तो पूरे दिन आराम कौन करता है। मतलब तुम्हारे कमरे के जो बेड होंगे ना, वह भी यह सोचते होंगे कि अरे भाई, थोड़ी देर के लिए हमें भी आराम दे दो, पूरे दिन हम पर पड़े ही रहते हो। तुम्हारी बीवियों को घंटे 2 घंटे के लिए कमरे से निकलने में भी बड़े जोर पड़ते हैं, उसमें भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह कोई हल जोत रही हैं, और तुम दोनों आपस में ऐसे लड़ रहे हो जैसे पता नहीं वह कौन से पहाड़ तोड़ती हैं। तब वे दोनों आपस में एक होकर अपनी माँ से बोले, अच्छा, वे दोनों नहीं करती तो कौन करता है। घर के इतने सारे काम क्या आप करती हैं। देखिए माँ, हम उन लड़कों में से नहीं हैं जो घर आकर अपनी पत्नियों से लड़ने लगें कि तुम पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी करती ही क्या हो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि घर के 1000 काम होते हैं। अरे, हम ऑफिस में कुछ घंटे काम करके वापस घर आ जाते हैं, और कम से कम हमें ऑफिस से संडे के दिन छुट्टी तो मिल जाती है, पर हमारी बेचारी बीवियों को तो उन्हें तो एक दिन भी आराम नहीं मिलता। बेटों की यह बात सुनकर कांता जी टेढ़ी टेढ़ी उनकी ओर घूरती हुई बोली, अच्छा, संडे के दिन तुम्हें तुम्हारी पसंद के पकौड़े, समोसे और नई नई चीज़ें बनाकर तुम्हारी बीवियां खिलाती हैं क्या। या फिर तुम्हारे बच्चों के लिए खाना, नाश्ता या रात का खाना सब वहीं तैयार करती हैं। तो उनके बेटे बोले कि हाँ, इस बात का भी आपको दुख है माँ। अरे, आप हैं तो कम से कम वह एक दिन आराम तो कर लेती हैं। बताया था मुझे उसने कि संडे के दिन आपकी वजह से ही आराम मिल जाता है। तो दूसरा बेटा बोला कि हाँ माँ, मेरी बीवी ने भी बताया था माँ कि आप संडे के दिन उन लोगों की कितनी हेल्प कर देती हैं। कम से कम एक दिन ऐसा है जिसकी बदौलत आपकी वजह से उन्हें थोड़ा आराम मिल जाता है, वरना बेचारी पता नहीं कैसे करती। तब हंसती हुई कांता जी बोली कि कितनी चतुर हैं, उन्हें पता है कि एक संडे के दिन उनके पति घर में रहेंगे और वह देखेंगे कि सारा काम उनकी माँ कर रही है, वह दोनों तो कुछ कर नहीं रहीं, तो उन्होंने पहले ही अपने पतियों को ऐसे समझा दिया है कि उन्हें उस एक दिन अपनी माँ को काम करते हुए देखकर भी कोई आपत्ति ना हो। वाह, क्या बहू है मेरी, बहुत ही चतुर है। लेकिन मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बोलो तुम लोग क्या चाहते हो और तुम्हारी बीवी क्या चाहती हैं। तब अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बेटे बोले कि देखिए माँ, आज नहीं तो कल हम लोगों को अलग तो होना ही है, और फिर यह तो सच्चाई ही है कि समय के साथ साथ इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है और उसके बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे वे लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त होते जाते हैं और अलग होते जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ से कोई परेशानी होनी चाहिए। बस हम दोनों की पत्नियां भी यही चाहती हैं कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं, जिससे ना तो बड़े भैया पर जोर पड़ेगा और ना ही मुझ पर, जो जितना कमाएगा अपने परिवार के लिए और जितना खर्च करेगा वह भी अपने परिवार के लिए। इसीलिए परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर कांता जी ने सुजान जी को कहा कि सुन लिया ना आपने, आपके बेटे क्या चाहते हैं। अब आप इन लोगों को बता दीजिए कि कौन सी ज़मीन किसकी है।
या घर का कौन सा हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा। तब सुजान जी ने कांता जी को कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वह करो, मेरी तरफ से कोई भी फैसला तुम ले सकती हो, पूरी तरह से आज़ादी है तुम्हें। तब कांता जी अपने बेटों से बोली कि सुनो बेटा, तुम एक काम करो, तुम दोनों जो तुम्हारे घर और खेत हैं उनमें से 3 खेत तुम इस्तेमाल कर लेना और 3 खेत तुम इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और घर का हिस्सा, दोनों हिस्सों में से एक हिस्सा प्रिया इस्तेमाल कर लेगी और एक हिस्सा रजनी इस्तेमाल कर लेगी। उम्मीद है तुम दोनों को इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होगी। इससे पहले कि उनके बच्चे कुछ बोलते, सुजान जी बीच में बोल पड़े और बोले कि भाग्यवान, माफ़ करना, लेकिन यह कैसा बंटवारा कर रही हो? अपने बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं। अपने पति की इस बात पर हंसती हुई कांता जी बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ ने जब बंटवारा किया था तो क्या उन्होंने अपना कोई हिस्सा रखा था? नहीं ना, तो हम क्यों रखें? तो सुजान जी ने अपने बेटों के सामने ही कहा कि भाग्यवान, हमारे माँ बाप को तो पता था कि उनकी औलाद उन्हें बुढ़ापे में बिठाकर खाना खिला सकती है। क्या तुम अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह सकती हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें बुढ़ापे में बैठाकर खाना खिला सकती है या बिना कुछ करे यह तुम्हारा खर्च उठा सकते हैं? अपने पति की यह बात सुनकर कांता जी कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप हो गईं कि तभी उनका छोटा बेटा अनुज बोला, अरे पापा, आपने तो हद कर दी, इसमें सोचने की क्या बात है? दादा दादी हमेशा हमारे साथ ही रहे थे ना, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक। तो वैसे ही आप और मम्मी भी बड़े भैया के पास ही रहना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? घर के बड़े बेटे होने के नाते उनकी सारी जिम्मेदारी है। छोटे बेटे के इतना कहते ही तो जैसे बड़े बेटे की सांस अटक गई और फटाक से वहीं खड़ा हो गया और बोला, वाह बेटे, लेने की बात पर तो 2 बेटे 2 बेटे, और जब खर्च की बारी आई तो बड़े बेटे का फर्ज है। फिर बड़ा बेटा होने के नाते मुझे ज़मीन जायदाद में भी ज़्यादा हिस्सा दे दो ना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? इस बात पर दोनों बेटों में इस तरीके से बातचीत होती हुई देखकर कांता जी, जो अभी तक अपने आप को बांधे हुए थीं, कहीं न कहीं उनकी हिम्मत टूटने लगी। खुद को संभालती हुई अपने बेटों से बोली, अरे बेटा, इतनी सी बात पर तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। तुम एक काम करो, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा है मुझे, मैं भी ना कितना गलत फैसला सुनाने चल दी। फिर सुजान जी की ओर देखती हुई बोली कि अब आप ही सही और समझदारी से बंटवारा कर दीजिए। आप जो भी फैसला लेंगे वही आखिरी फैसला होगा। फिर तब तक जब तक यह दोनों ना कहें कि हम पूरे परिवार को एक साथ रखना चाहते हैं, तब तक यह परिवार ऐसे ही रहेगा। अब इस परिवार के कितने हिस्से होने हैं यह आप तय कीजिए। अब सुजान जी ने मोर्चा संभाल लिया और आगे बढ़ते हुए बोले कि इसमें सोचना क्या है, हमारे टोटल 6 खेत हैं। उन 6 खेतों में से 2 खेत बड़ा बेटा, 2 खेत छोटा बेटा और 2 खेत मैं रखूँगा। घर में भी ठीक ऐसे ही 4 कमरे हैं, जिनमें से एक कमरा बड़े बेटे का और एक कमरा छोटे बेटे का है। बाकी बचे 2 कमरों में से एक कमरे में हम दोनों रहेंगे और एक कमरे में खेतों का खाद पानी रखा जाएगा। बस हो गया। तो इतना सुनते ही दोनों बेटे भड़क पड़े और बोले, भला 2 कमरों में हमारा क्या होगा? हमारा इतना बड़ा परिवार है, एक एक कमरे में हमारा गुजारा कैसे होगा? तब मुस्कुराते हुए सुजान जी बोले, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है ना, और एक कमरा भी दे दिया है। जब परिवार बढ़ाना आ गया है तो घर बढ़ाना भी सीख लो। जैसे अब तुम्हारा परिवार बड़ा है वैसे ही अपना घर बड़ा करो और 2 कमरे की बजाय 4 कमरे बनवाओ। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है और ना ही तुम्हें रोका है। अब जाओ यहाँ से, और आज के बाद हम लोगों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों अपने अपने परिवारों के खर्च चलाओ और मैं अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाऊँगा। और मेरा परिवार सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी बेटियां हैं, जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि रक्षाबंधन पर उन्हें बुलाने से तुम्हारा खर्च बढ़ेगा,
तो उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। अब इस बंटवारे से कुछ ऐसा हुआ जिसकी ना तो बेटों को उम्मीद थी और ना ही बहुओं को। उन्होंने तो सोचा था कि आधा आधा हो जाएगा। माँ बाप को वे दोनों फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ नचाते फिरेंगे। वह तो भला हो सुजान जी का कि ऐन मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी को रोक दिया, वरना तो उनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही होती। 2 दिन बड़े बेटे के यहाँ घूमते तो 2 दिन छोटे बेटे के यहाँ, उसमें भी रोटी देने में 4 टाइम के ताने सुनने को मिलते। इसीलिए अब अपने परिवार का खर्चा और सब कुछ वे खुद ही देखने लगे। उन्होंने सोच लिया कि अब बेटों से उम्मीद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वे तो एक नंबर के कमीने हैं। अगर अपने परिवार का खर्चा चलाना है तो सब कुछ खुद ही देखना होगा। अब इधर दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपने अपने परिवार को देखने लगे और इधर सुजान जी अपनी पत्नी कांता जी के साथ अपने परिवार का खर्च चलाने लगे। अगले ही दिन से घर में 3 चूल्हे बन गए। सुजान जी ने अपनी पत्नी को कहा कि भाग्यवान, बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर दो, मैं खेतों पर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुजान जी खेतों के लिए निकल गए और खेतों पर अपनी फसल देख कर आए, जो कि कुछ ही समय में कटने वाली थी। खेतों की कटाई जब नज़दीक आई तो सुजान जी ने मजदूरों को लगाकर अपने खेतों की फसल को निकलवा लिया। इधर दोनों बेटे खेतों पर पहुंच गए अपने अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए, लेकिन सुजान जी ने दोनों को यह कहकर भगा दिया कि जब लागत नहीं लगाई तो पैसे किस बात के लेने आए हो? अब फसल कट गई है, अब से यह दोनों खेत तुम्हारे हैं। जो मन आए वह बोना, जो मन आए वह फसल लेना, सब कुछ तुम्हारा ही होगा। लेकिन इस फसल पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरी फसल थी और यह मेरे पैसे हैं। इतना कहकर सुजान जी उन पैसों को लेकर चले गए और बेटों की नज़रों में वही पैसे घूमते रहे। अब बेटे बहू को लगने लगा कि पिताजी की फसल तो बहुत अच्छी बिकी है, लगभग 2 लाख रुपए की फसल बिकी है। जब बेटों ने अपने पिता को पैसे लेते हुए देखा तो उनकी तो नज़रें चौड़ी की चौड़ी रह गईं। नोटों की गड्डियाँ उनकी आंखों में तैरने लगीं और सुजान जी ने उन पैसों को तुरंत ही बैंक में जमा करवा दिया। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से खाना करवाया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। वह दोनों अपने कमरे में बनाकर बाहर ही चौक में खाट डालकर खाना खाया करते थे। बहू ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि उन बुढ़े बुढ़िया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरे हैं वे। लेकिन बच्चे वह तो खाने पीने की चीज़ें देखकर भागे चले जाते थे। इधर दोनों बेटे और दोनों बहुएं अपना खर्चा भी मुश्किल से चला पा रहे थे। जो बेटे और बहुएं यह सोच रहे थे कि हमारे कारण यह बुढ़े बुढ़िया पल रहे हैं, वही बेटे बहू अब 2 ही महीने में यह सोचने को मजबूर हो गए कि क्या हम इन लोगों को पाल रहे थे, या आज भी यह दोनों हमारे 8-10 लोगों के परिवार को पाल रहे थे। क्योंकि उनके बेटों की तनख्वाह मुश्किल से 20,000 रुपये थी, जिसमें उनकी पत्नियों के खर्चे ही हाई फाई थे। हर महीने उनके साड़ी, मेकअप के खर्चे और भी दुनिया भर की चीज़ें। इधर 4-4, 3-3 बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बच्चों का खाना पीना। इस महंगाई में 2 टाइम की सब्ज़ी लेने लग जाओ तो 200 रुपये यूँ चले जाते हैं। ऐसे में बेचारों को खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा। अब उन्होंने सोचा कि चलो इस बार खेतों में कुछ अच्छा सा बो लेंगे, पर जब हमारी फसल के पैसे आएंगे तो हमारा भी बैंक बैलेंस ऐसे ही भर जाएगा जैसे माँ और पापा का भरा हुआ है। क्योंकि उनके माँ बाप तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, उनके तो ठाठ ही न्यारे थे। जहाँ पहले बस 2 टाइम की रोटियाँ खाते थे, वहाँ अब उनके घर में घी, दूध, फल फ्रूट, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेवा मिष्ठान सब भरा रहता था। कांता जी के पास अब खाने को इतना था कि उनसे खाया भी न जाता। बीतते समय के साथ 6 महीने में ही कांता जी का शरीर पहले से फूलकर सवाया हो गया था। अब चिंता मुक्त होकर वह मस्त रहती, अपने पति के लिए बनाती और अपने लिए बनाती और शौक से खाती। दोनों पति पत्नी बढ़िया जीवन बिता रहे थे। इधर 4 महीने और बीते तो बेटों की फसल अब कट गई, लेकिन उन बेवकूफ़ों को खेतीबाड़ी का कोई ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था,
सब कुछ तो उन्हें अभी तक हुआ मिला था, उनके पिता ही करते थे। जब फसल कटी तो दोनों बेटों के हाथ में मात्र उतने ही पैसे आए जितनी लागत वह खेतों में लगा चुके थे। मजदूरों के पैसे, खाद पानी के पैसे और फसल के लाने ले जाने की लागत में ही उनके सारे पैसे खर्च हो गए। अब बेचारे वे तो खाली हाथ खड़े के खड़े रह गए। 6 महीने में ही दोनों बेटे और बहू के होश ठिकाने आ गए। दोनों बहू इधर पति और बच्चों को भेजकर जैसे ही थोड़ी देर आराम करने लगती कि उनके बच्चे स्कूल से आ जाते, उनके स्कूल का काम करवाकर ट्यूशन भेजती और 1 घंटे में ही वह आफत फिर से घर आ जाती। जहाँ पहले वे दोनों अपने दादा दादी की जान खाते रहते थे, अब अपने माँ बाप के ही सर पर चढ़े रहते थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो मना किया था कि दादा दादी के पास जाओ मत। और सुजान जी और उनकी पत्नी को किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। जब बच्चों को खिलाने का मन करता तो अपनी बेटियों के घर चले जाया करते थे और उनके यहाँ मेवा मिष्ठान सब लेकर जाते, जिससे बेटी और उसके घर वाले भी खुश रहते थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इधर बहू के भी सर चकराने लगे और सबको अपनी गलती जैसे पाप लगने लगी। 6 महीने में ही बेटे और बहू की आंखें चौड़ गईं और हलक से निकलकर दिल हाथ में आ गया और पछताने लगे कि हे राम, हमने क्या कर दिया। अपने ही अन्नदाता को लात मारकर खुद से अलग कर दिया और इसका फल तो वह लोग भुगत ही रहे थे। कुछ ही समय में सूखे हुए खजूर की तरह दोनों बेटों का मुंह सूख कर काकड़ा हो गया। अब तो सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा और योजना बनाई जाने लगी कि माँ पापा को फिर से कैसे मनाया जाए कि वह हमारे साथ फिर से रहने लगे। तब सुजान जी के बेटे एक दिन अपने माँ पापा के पास आए। जब वे दोनों आराम करने जा ही रहे थे कि उनके बेटे उनके पास आए और उनसे बोले कि माँ पापा, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। साथ में उनकी पत्नियां भी आ गईं और बिना कुछ कहे ही अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़ी और उनसे माफ़ी मांगने लगीं। कहने लगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, पापा जी। बच्चे आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और हमें भी आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। हमने जो भी किया बहुत गलत किया। इस उम्र में हमें आप लोगों को अलग नहीं करना चाहिए था। जिस उम्र में माँ बाप को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमने उस उम्र में आपका साथ छोड़ दिया। अब भी वे लोग अपने माँ बाप को ही एहसान जताना चाहते थे। इसीलिए सुजान जी और उनकी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। हम तो बहुत खुश हैं तुमसे अलग होकर। हमें अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। हम तो अब जैसे भी हैं जीवन के अंत तक ऐसे ही रहेंगे। हमें बदलना नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ रहना है। उनके जवाब पर बेटे और बहू तो फिर से घबरा गए और उनके पैरों में गिरते हुए बेटे भी माफ़ी मांगते हुए बोले कि माँ पापा, हम आपसे अलग नहीं रह सकते। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसे करने को तैयार हैं। और यह दोनों तो बेवकूफ़ हैं जो खामखा एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। अब देखो, जब एक दूसरे से बात नहीं करती तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रही हैं। अब एक दूसरे से बात करने को मरी जाती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग फिर से हमारे साथ ही रहें। तब कांता जी बोली, हम तुम्हारे साथ रहें या तुम्हें अपने साथ रखें, यह बताओ। तब बेटे बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और बोले कि हाँ माँ, हमें अपने साथ रख लो। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। आखिरकार बेटे बहू की अकल ठिकाने आ गई और जब कदमों में गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांग रहे थे तो आखिरकार सुजान जी और कांता जी ने माफ़ कर दिया और शर्त रखी कि जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना तो अगर इस बार बंटवारा हुआ तो फिर से एक नहीं होगा। और इसी शर्त पर उन्होंने अपने बेटों को माफ़ कर दिया। अब तो बहुएं भी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करवाने लगीं और जो बहुएं पहले सास पर हुक्म चलाया करती थीं, वह सास से किसी भी काम के लिए कहती तो विनती करती और प्यार से पूछती कि माँ जी, हमसे यह काम नहीं हो पाएगा, हमारी मदद कर दीजिए। अपनी बहुओं को नौकरों की तरह हर टाइम लगा हुआ देखती तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। जब काम को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने घर में कपड़े की मशीन लगवा दी और थोड़ा बहुत काम करने के लिए अपने बेटों को भी कहा।
कि अपनी पत्नियों की मदद करवा दिया करो। जब काम इतना हो जाता है तो वह कैसे ही करेंगी। और वैसे भी जब बंटवारे के समय आए थे तब तो बड़ा बोल रहे थे, इसीलिए अब इनके काम में मदद करवाया करो। और ऐसे ही उन्होंने अपने बेटों और बहुओं की अकल ठिकाने लगा दी और अब पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा था। आखिरकार देर आए पर दुरुस्त आए और दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपने बच्चों की अकल ठिकाने लगा ही दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।